बच्चों, आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 6 पर बात कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने 4.1 का लास्ट और 4.2 का एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। आज हम इसका ये लास्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ने में लगता है कि जटिल है और उतना है नहीं है, और इसके बाद हम अगली प्रश्नावली पर बात करेंगे। तो क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 हमसे? एक कुटीर उद्योग दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा कोई उद्योग है जो दिन में कोई वस्तुएं बना दे, जैसे बीड़ी बना दे, कुटीर उद्योग है। इसी प्रकार का कोई बर्तन का कोई कुटीर उद्योग है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब एक पीस, नग का मतलब यहाँ पर क्या है, तो प्रत्येक नग माने एक पीस की निर्माण की जो लागत है वो रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दोगुने से, माने उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। समझ आएगी ना बात? तो और उस दिन की कुल लागत है वो 90 रुपया। किसी विशेष दिन की बात कर रहा है वो। तो कह रहा है कि बताइए कितने बर्तन बनाए गए और एक बर्तन की लागत क्या थी। तो इस प्रश्न को देखें, सॉल्व करते हैं। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर कि माना उस विशेष दिन, कौन सा विशेष दिन? जिस दिन की बात कर रहा है। माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x है। क्या है? अपन x मान ली कि x बर्तन बनाए गए या x नंग बनाए गए, ठीक है ना। कितने बर्तनों का निर्माण हुआ? x। यहाँ पर x नंग की संख्या है, कितने नंगों का निर्माण हुआ, तो कितने नंग बनाए गए? x उस विशेष दिन। तो अब बताइए, अब वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी? जितने बर्तन का निर्माण हुआ उसके 2 गुने से 3 ज्यादा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? निर्माण लागत, ध्यान देना, बराबर जो हो जाएगी, ये इतने हुई थे ना, इसके 2 गुना कर दू। क्या लिखा वहां पर? 2 गुने से, इसका 2 गुना कितना होगा? 2x और 3 अधिक +3, वेरी गुड। तो हो जाएगी 2x धन 3 रुपए, इतनी हो गई, इतने रुपया भाई, ठीक है ना। माने कितने बर्तन निर्मित किए थे? x, तो x के 2 गुने से 3 ज्यादा हो गया। तो ये किसकी निर्माण लागत है? प्रत्येक माने एक। और बर्तन कितने बनाए थे? x, तो x बर्तनों की निर्माण लागत कितनी हो गई? इसका गुणा कर दो। यहां पर लिखेंगे तब x नगों का मतलब क्या हुआ? बर्तन, माने x बर्तन की या x बर्तनों की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? निर्माण लागत x का गुणा कर दो, x गुणित 2x धन 3, इसका गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 2x वर्ग धन 3x, इतने रुपए। 2x वर्ग धन 3x रुपए, इतनी हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि उस दिन की निर्माण लागत कितनी है? कुल कितनी है? तो हम इसको 90 के बराबर कर देंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्नानुसार 2x वर्ग धन 3x बराबर कितना दिया उसने? बराबर 90 कर दो। अब यहाँ पर 90 को पक्षांतर कर लो तो आ जाएगा 2x वर्ग धन 3x माइनस 90 बराबर, तो ये हमारा क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। अब इसको अपन हल कर लेंगे। इतने बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? अब इसको हल करने के लिए क्या करना हमारे लिए? 90 का 2 में गुणा करो। तो ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको घटाने से 3 आए और गुणा करने से 180 आए।
जल्दी सोचिए, ऐसी दो संख्या सोचिए जिनको गुणा करने से हमारे लिए कितना आना चाहिए। गुणा करने से कितना है, 90 दूनी 180, और घटाने से कितना है 3। तो आपने इस पर विचार किया, क्या चाहिए था हमारे लिए, क्या चाहिए था कि 90 दूनी 180। तो हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा कितना है 180, और उनको यहाँ माइनस है तो घटाने से कितना आना चाहिए। तो क्या मिली वो संख्या है 15 और 12। बच्चे ने सही बताया 15 और, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x वर्ग धन यहाँ पर लिखेंगे 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। 15x में से 12x घटाएंगे कितना बचेगा, और 15x का 12x में गुणा करेंगे 15 12 180। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2x वर्ग, ब्रैकेट तोड़ दो, 15x माइनस 12x माइनस, अब एक काम करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, चलो अभी ऐसे लिखा रहने दो, है ना, 90 बराबर 0। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x का वर्ग कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहां से क्या बचेगा 2x धन, यहां से क्या बचेगा इतना ही यहां पर बचना चाहिए 2x धन 15। तो दोनों में माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेनी पड़ेगा, और 12 में कितने का भाग दें तो आ जाए 6 का, तो माइनस 6 कॉमन ले लो। तो 6 का भाग दो 12 में, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2x बचेगा, और ये माइनस तो कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे क्या बनेगा, और 6 का भाग दो 90 में 15 आएगा। पहले भी बताया जैसा ब्रैकेट ये होगा वैसे ब्रैकेट। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, 2x धन 15, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे एक बार इसको 0 मानेंगे। तो पहले इसको मानते हैं, यदि 2x धन 15 बराबर 0, तो बताइए 2x बराबर कितना आएगा 0 माइनस 15, यानी कि माइनस 15 नहीं आएगा, तो x बराबर कितना आएगा। एक बात बताओ x क्या था, बर्तन की संख्या, तो क्या बर्तन की संख्या नेगेटिव होगी, भिन्नात्मक होगी, ना तो भिन्नात्मक होगी ना ही, तो इसको अमान्य कर दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमान्य करने पर, क्यों, अमान्य करने पर, क्योंकि वर्तनों की संख्या कैसी नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। तो देखो ये आंसर तो हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट। अब फिर से ले लो, यदि x माइनस 6 बराबर 0, अगला ब्रैकेट क्या है, तो बताओ x बराबर क्या आएगा। तो ये तो पॉसिबल है ना, नहीं है, तो कितने बर्तन बनाए हैं 6 आ गए ना। अब उसने क्या क्या पूछा था, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो कितनी आ गई 6, और प्रत्येक नंग की लागत, इसलिए यहां पर लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या। क्या लिखेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या, बताओ कितनी आ गई, ये आ गई x बराबर 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, ये पूछी है उसने, हाँ पूछी है। तो प्रत्येक नग की लागत यहां देखो कितनी थी, 2x धन 3, कितनी थी, तो क्या करें इसमें हम, x का मान लिख दो, x का मान कितना है, तो 6 दूनी 12 और 3 15। तो फिर प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ₹15, और बर्तनों की संख्या कितनी है x, तो यहाँ पर रुपए और लिख देते हैं, रुपए का सिंबल बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ₹15, ठीक है ना। तो जी हम आप चाहो तो नीचे लिख भी देना, क्या लिखोगे नीचे, कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत
रुपए 15 है। समझ आ गया सभी को? तो ये हमारे, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3 में। आगे जो प्रश्न है उसमें मूलों की प्रकृति के बारे में बात हो रही है मूलों की प्रकृति। वैसे मैं पिछले वीडियोज में ये आपको बता चुका हूं कि वर्ग समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का निर्धारण कैसे करते हैं, लेकिन चूंकि आप थोड़ा सा भूल गए तो एक शॉर्ट व्यू में मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास मानक द्विघात समीकरण है। मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर। तो श्रीधर आचार्य ने इसको हल किया। अब इसको हल करने के बाद जो उत्तर निकलते हैं, इसके जो मूल प्राप्त होते हैं, वो मूल ये होते हैं। पहला मूल आता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पहला मूल निकलता है। दूसरा मूल निकलता है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो मूल मिलते हैं हमें इस समीकरण को हल करने से। अब ये कैसे मिलते हैं? ये पिछली वाली जो बुक थी उसमें थे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की एक विधि थी, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, ठीक है ना। तो चूंकि हमारे कोर्स की परिधि से बाहर है तो हम इस पर तो बात नहीं करेंगे कैसे आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको हल करने से ये दो मूल मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये मूल में आप ध्यान से देखना कितना पोर्शन एक सा है। इतना पोर्शन दिख रहा है आपको? इतना पोर्शन कैसा है? सिर्फ ये भर अंतर है। तो दोनों मूलों में अंतर कौन कर रहा है? 20 का माइनस 4ac। ये जो राशि है ये दोनों मूलों में क्या कर रही है? अंतर कर रही है। और साथ में ये भी बता रही है कि मूल कैसे होंगे, इसके आधार पर हम बता सकते हैं। जैसे 20 का माइनस 4ac का मान अगर 0 हो तो देखो दोनों मूल एक से हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। अगर इसका मान मैंने शून्य कर दिया तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो पहला उत्तर कितना आएगा? माइनस बी अपॉन 2a। दूसरा भी क्या आएगा? आएगा। तो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे? समान। अगर मान लीजिए 20 के माइनस 4ac का मान आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या आ गया कोई, जैसे मान लीजिए 20 के माइनस 4ac का मान आ गया 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। तो पहला आंसर आएगा माइनस बी धन 4/2a, दूसरा आएगा माइनस बी ऋण 4/2a। माने अब दोनों मूल अलग अलग आएंगे, आएंगे अलग अलग, आएंगे अलग अलग। तो इन दोनों मूलों में दोनों मूल एक से होंगे या पृथक पृथक अलग अलग होंगे, कौन बता रहा है? 20 के माइनस 4ac। इसलिए 20 के माइनस 4ac को विविक्तिकर बोलते हैं। विविक्तिकर का मतलब होता है वाचक। वाचक मतलब वाचन करने वाला या बताने वाला। तो हम 20 के माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वाचक या विविक्तिकर। तो विविक्तिकर का सूत्र होता है, विविक्तिकर, विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? इसको हम डी से, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर होता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये काय का सूत्र है जल्दी बताओ? विविक्तिकर। तो द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तिकर का आशय क्या होता है? वाचक, यानी कि विवेचना करने वाला या विवेचक, जो बताता है कि मूल कैसे होंगे, ठीक। इसलिए इसको हम विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट या वाचक आदि आदि शब्दों से जानते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास विविक्तिकर है। अब यदि इससे हमें पता कैसे चलता है कि मूल कैसे होंगे, तो मूल कैसे होते हैं इसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अभी मैं इसलिए इसे यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप जब वीडियो देखोगे ना क्रम से, तो इस अध्याय का दूसरा तीसरा वीडियो है, उसमें आपको ये पूरा मैंने समझा दिया है, वो डला हुआ है वीडियो उसमें, अब वो भी उसको भी देख लेना, ठीक। अब इसमें देखते हैं ये विविक्तिकर है 20 के माइनस 4ac। तो इससे मूलों की प्रकृति कैसे पता चलती है? तो देखो कैसे पता चलती है। देखिए, यदि ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, अब मूलों की प्रकृति के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यदि ध्यान देना, यदि नंबर 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो,
कितना हो 20 का माइनस 4ac मतलब डी, इसी को मैं डी लिख सकता हूं। यदि डी बराबर 0 तब द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व कैसे होंगे? समान होंगे। वास्तविक भी होंगे और कैसे होंगे? कब? अगर 20 का माइनस 4ac का मान क्या है? दूसरा है यदि 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान इनका मान लीजिए पॉजिटिव है, माने 0 से कैसा है? बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, तब या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, या डी का मान 0 से कैसा है? बड़ा है, इसका मतलब होता है धनात्मक है। अर्थात मैं और अच्छे से समझाने के लिए ऐसा लिख देता हूं, अर्थात कैसा है डी का मान? अर्थात मान कैसा है? धनात्मक है। इसी को मैं धनात्मक मान बोलते हैं। मान कैसा है? डी का मान मान लीजिए धनात्मक है, 20 का माइनस 4ac का मान लीजिए कैसा है? तब द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक भी होंगे, वह कैसे होंगे? वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भिन्न माने दोनों उत्तर कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। शाबाश। और यदि अब ये कंडीशन देखो, 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है या डी का मान 0 से कैसा है? छोटा है, अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात मान कैसा है? ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तब क्या होगा? तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तब द्विघात समीकरण के मूल कैसे नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। और अगर मूल वास्तविक नहीं है तब हमें ज्ञात नहीं करना है। हाँ या कि ना बात? जो चीज वास्तविक है नहीं वो काय को ज्ञात करना है। तो कैसे होंगे मूल? तो वास्तविक नहीं होंगे, तो जो चीज वास्तविक नहीं हो वो काल्पनिक कहलाती है। दो चीज या तो वास्तविक या काल्पनिक, तो मूल कैसे हो जाते हैं फिर? काल्पनिक। तो काल्पनिक मूल क्या होते हैं तो आप कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे। अगर कक्षा 11वीं में आप गणित विषय से पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि वास्तविक नहीं है तो कैसे हैं, तो फिर वहां मिलेगा उत्तर, है ना, कि कैसे होते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन अभी आपको 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है। तो अगर मूल समान और वास्तविक होंगे, अगर 20 का माइनस 4ac का मान 0 है, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे अगर इसका मान धनात्मक है, और वास्तविक नहीं होंगे यदि इसका मान कैसा है? ऋणात्मक। और अगर ऐसा है तो ज्ञात नहीं करना है। और इन दो कंडीशन में आपको मूल ज्ञात करना है। अब मूल अगर ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है? तो मूल ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं। तो मूल ज्ञात करने का सूत्र ये लिखा है, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मैं मिला दूं तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा? तो हमारा सूत्र बन जाएगा, इसको हम द्विघात सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमारा द्विघात सूत्र बन जाता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसको हम द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र, इसी सूत्र का नाम क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र, इसी को बोलते हैं। तो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, या ऐसा भी लिख देते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में d लिख दो अपॉन 2a। बात तो एक ही है। क्यों है एक ही? हाँ, क्योंकि d का मान एक तो होता है, तो इसको मैं d भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको कौन सा सूत्र बोलते हैं बच्चों? श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र, ठीक है ना, ये कहलाता है। इसी से हम मूल ज्ञात करते हैं। अभी हम कर रहे थे गुणनखंडन विधि से मूल, जब अपन मध्य पद को तोड़ते थे। अब आप इससे कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, बहुत सरल है। कोई भी सवाल हो आपका इस विधि से हल हो जाएगा बगैर गुणनखंड किए हुए। जितना भी सोच रहे थे ना अभी कि ऐसी दो संख्या सोचो कि घटाने पर 3 गुणा करने पर 180 आए, अब नहीं सोचना है। अब तो सीधा क्या होगा?
हल हो जाएगा, सीधे हल होगा। समझ आएगी ना बात। अच्छा, कभी कभी पूछेंगे कि इस समीकरण के मूल निकालना संभव है या नहीं है, तो वो इस कंडीशन से पता चलेगा संभव है या समझ आएगी ना बात। इसी कंडीशन से पता चलेगा कि दी गई परिस्थिति संभव है या नहीं है। ऐसे कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे, है ना। अभी तो ये थ्योरी समझ में आ गई। अब अपन आते हैं इसके सवाल पर, ठीक है ना बच्चों।